हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। और आज की कहानी एक ऐसे शैडो वॉरियर की है, एक ऐसे धुरंधर की जो अपने नाम से नहीं सिर्फ अपने काम से पहचाना जाता है। जब साजिशें गहरी हो जाती हैं, जब दुश्मन अपनी शक्ल बदल लेता है और जब भरोसा ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है और वही भरोसा आपके लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन जाता है, तो तब सिर्फ एक ही मिशन बचता है, देश को बचाना, चाहे कीमत कुछ भी हो। दोस्तों, अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी कहानी जहां वफादारी की परीक्षा ली जाएगी, जहां कुर्बानी की हदें टूटेंगी और इंसानी जज्बात जंग की शोर में कहीं खो जाएंगे। ये है धुरंधर की दुनिया, जहां जीत भी खामोशी में से मिलती है और हार भी। तो चलिए, बिना किसी देरी के करते हैं कहानी को शुरू। कहानी शुरू होती है कांधार हाईजैक से। कुछ आतंकियों ने इंडिया का प्लेन हाईजैक कर लिया है और इसी दौरान हम मिलते हैं अजय सानियाल से, जो उन आतंकियों से बातचीत करने के लिए सरकार द्वारा भेजे गए हैं। आतंकियों ने 3 बड़े आतंकियों की रिहाई और भारी रकम की मांग रखी है और मजबूरी में गवर्नमेंट को उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। लेकिन अजय ये सब देखकर भीतर से टूट जाते हैं। उनकी सोच बिल्कुल साफ थी, कमांडो भेजकर इसे रोका जाना चाहिए था, मगर प्लेन में 160 लोग थे और उनके लिए ये कदम उठाना किसी खतरे से कम नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बेहद शक्तिशाली प्लान बनाया जिसका नाम था धुरंधर। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कई सालों तक चलता, पर इसके जरिए पाकिस्तान की हर छोटी बड़ी हरकत हमें पहले से ही पता चल जाती और इंडिया पर कोई भी अटैक करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता। पर गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब साल आ चुका है 2001 और 2001 आते ही सब कुछ बदल चुका है। सांसद पर बड़ा हमला होता है और कई लोग शहीद हो जाते हैं। अजय के सब्र का बांध टूट चुका है। वो दोबारा धुरंधर प्रोजेक्ट सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं और इस बार सरकार भी हालात को देखकर समझ चुकी थी कि देश अब खतरे में है। इसलिए अजय की बातों पर ध्यान दिया जाता है और धुरंधर का प्लान मजबूत था और लेकिन रिस्क ज़रूर था, इसलिए इसके सफल होने की संभावना लगभग ना के ही बराबर थी। इसी मिशन के लिए चुना जाता है हमज़ा को, धुरंधर का सबसे अहम हिस्सा। हमज़ा को पाकिस्तान भेजना था, बिल्कुल गुप्त तरीके से। उसे अफ़गानिस्तान के रास्ते से बलोच बनाकर भेजा गया। आखिरकार वो पहुंचता है कराची, लियारी नाम की एक जगह। कहा जाता है जिसने लियारी को काबू कर लिया, उसने पूरी कराची को ही काबू कर लिया। लियारी में हमज़ा मिलता है उस्मान से। उस्मान एक ऐसा शख्स है जो कई सालों से इंडिया के लिए जासूसी कर रहा है। वो हमज़ा को अपने होटल में काम पर रखता है और धीरे धीरे सारी बातें समझाने लगता है। वो बताता है कि लियारी गैंगों में बटा है और चूंकि हमज़ा बलोच बनकर आया है, इसलिए वो रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो सकता है। लेकिन सवाल था कैसे। और दोस्तों, वहीं खबर आती है कि रहमान डकैत के बड़े बेटे पर हमला होने वाला है और अगर हमज़ा उसे बचा लेता है तो उसके गैंग में उसकी जगह पक्की हो जाएगी। रिस्क बहुत था, लेकिन मिशन इसके बिना आगे बढ़ नहीं सकता था। हमला होता है, गोलियां चलती है, लोग गिरते हैं और उसी अफरा तफरी में हमज़ा पहुंच जाता है। वो दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश करता है। छोटा बेटा बच जाता है, लेकिन बड़ा बेटा जिंदगी की जंग हार जाता है। थोड़ी देर बाद रहमान डकैत लौटता है, एक खूंखार चेहरा, लेकिन बेटे की मौत ने उसे तोड़ दिया है। छोटा बेटा बताता है कि हमजा ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रखी थी। रहमान उसे इनाम में पैसा देना चाहता है, लेकिन हमजा मना कर देता है। वो कहता है कि आप बलोचों के लिए लड़ते हैं और मैं भी एक बलोच हूँ। एक दिन आप हमें आज़ादी ज़रूर दिलाएंगे, आपकी लड़ाई मेरी भी है। रहमान गुस्से में था, बदले की आग में जल रहा था, लेकिन तभी एमएलए जमील आता है और कहता है कि अभी बदला मत लो, चुनाव बहुत नज़दीक हैं और अगर एक बार हम जीत गए तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। धुरंधर का मिशन दोस्तों आगे बढ़ चुका था। हमजा अब रहमान की गैंग में शामिल हो गया था। उसका भरोसा बढ़ने लगा था। उजैर, रहमान का चचेरा भाई, उसका अच्छा दोस्त बन चुका था। गैंग के राज, लियारी की राजनीति, अब सब कुछ हमजा की मुट्ठी में आने लगा था। आखिरकार वो दिन भी आता है जब हमला करने का समय तय होता है। हमजा साफ कहता है कि अगर अभी बाबू डकैत को ख़त्म कर दिया जाए तो जनता हमारे साथ आ जाएगी।
बदला टाला नहीं जाता। रहमान उसकी बात मान लेता है। फिर शुरू होता है खून का खेल। रहमान की गैंग बाबू डकैत के आदमियों को एक एक करके ढूंढती है और फिर हमजा और उजैर बाबू डकैत तक पहुंचते हैं। उसे पकड़ते हैं। रहमान आता है और उसे बेहद दर्दनाक मौत मार देता है। उसका कहना सिर्फ इतना था कि बच्चे को नहीं मारना चाहिए था। इलेक्शन फिर भी जीत जाता है। जमील 3 लाख वोटों से जीतता है और उधर हमजा अब रहमान के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। जमील जैसे ही रहमान डकैत को देखता है उसे समझ आ जाता है कि ये जीत उसकी अपनी नहीं है, ये जीत रहमान की है, क्योंकि लियारी की जनता रहमान को सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि अपने रक्षक की तरह मानती है। उसकी एक बात पर पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है और यहीं पहली बार हम देखते हैं जमील की बेटी अलीना को, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही, सीधी सादी लेकिन अपनी ही दुनिया में खोई हुई। हमजा जब उसे देखता है तो बस एक पल के लिए दुनिया थम सी जाती है और लगता है कि जैसे दोनों ने एक दूसरे को वहीं पहली नज़र में ही चुन लिया हो। इसी बीच रहमान डकैत की मुलाकात होती है खनानी ब्रदर्स से। कराची के सबसे बड़े पैसे वाले लोग वो रहमान को पटाने आए थे। उन्हें पता है कि लियारी पर राज रहमान का है और अगर वो यहाँ कोई बड़ा बिजनेस जमाए तो रहमान को भी फायदा होगा। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि रहमान की ही एक अलग पार्टी होनी चाहिए ताकि उसकी ताकत सिर्फ गली मोहल्ले में नहीं बल्कि सियासत में भी गूंजे। रहमान को ये बात थोड़ी पसंद भी आती है क्योंकि पैसे और पावर का लालच तो हर किसी को ही खींच लेता है। इसलिए अभी हमारे हीरो हमजा को तो अलीना से मिलना था। वो एक पार्टी में जाता है और वहाँ पुलिस की रेड पड़वा देता है। सब लोग भागते हैं, अलीना भी भागती है और जैसी प्लानिंग थी उसकी कार पहले से खराब हो चुकी है। तो अब उसे मदद तो हमजा से ही लेनी थी। हमजा हीरो की तरह उसे बाइक पर बैठाता है और दूर ले जाता है। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है और ये दोस्ती धीरे धीरे दिल की तरफ मुड़ने लगती है। उधर कई दिनों बाद रहमान डकैत खनानी ब्रदर्स से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात होती है मेजर मेजर इकबाल से। ISI। उधर कुछ दिनों बाद रहमान डकैत खनानी ब्रदर से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात होती है मेजर इकबाल से। ISI का सबसे खतरनाक आदमी जिसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, भारत का विनाश। मेजर इकबाल रहमान के सामने एक बड़ी डील रखता है। उसे असली हथियार चाहिए और वो भी ऐसे जिन पर अमेरिकी या रूसी निशान हों, ताकि पकड़े जाने पर पाकिस्तान साफ साफ बच सके। वो जानता है कि नकली हथियार तो रहमान बनाता है, लेकिन असली हथियार सिर्फ बलोच के लोगों से ही मिल सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि बलोच और ISI दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दरअसल डील सिर्फ रहमान ही कर सकता है, क्योंकि वो खुद एक बलोच है। बलोच लोग उस पर जान छिड़कते हैं। पहले तो रहमान मना कर देता है, लेकिन फिर लालच, राज करने की भूख और सियासत में कदम रखने का ख्वाब उसे तोड़ने लगता है। उधर MLA जमील के पास खबर पहुंचती है कि रहमान अब अपनी खुद की पार्टी बनाने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो जमील की कुर्सी पल भर में उड़ जाएगी। वो कहता है कि अगर किसी राक्षस को हराना है तो उससे भी बड़ा दानव बुलाना पड़ेगा। और दोस्तों, वो दानव है SP चौधरी असलम। 7 सालों से सस्पेंड और उतना ही खतरनाक, उतना ही बेरहम। डरना क्या होता है ये आदमी जानता ही नहीं। जमील वही आदमी वापस बुलाता है जिसे उसी ने कभी हटवाया था। उधर रहमान बलूचिस्तान पहुंच जाता है शिरीन से मिलने। वहां उसका स्वागत किसी हीरो की तरह होता है। जब वो असली हथियारों की बात रखता है तो बलोच लोग बिना सोचे मान जाते हैं। उन हथियारों की डिलीवरी जुम्मा को होनी है और मेजर इकबाल के लोग भारत में 3 अक्टूबर को हमला प्लान कर रहे हैं। कराची में दूसरी तरफ SP असलम जमील से साफ कह देता है कि लियारी को साफ करना नामुमकिन है। वहाँ की पुलिस, वहाँ के लोग सब रहमान के इशारे पर नाचते हैं। अगर मैं अंदर गया तो मैं जिंदा बाहर नहीं निकलूंगा।
लेकिन फिर वो अपनी शर्त रखता है कि मुझे एक सीक्रेट टास्क फ़ोर्स चाहिए। ऐसा दस्ता जिसका नाम ना तो कोई जानता हो, जिसके ठिकाने के बारे में आप भी ना जानते हैं और जिसे आदेश सिर्फ़ मैं दूँ। अगर ये मिलेगा तो मैं लियारी को धूल चटा दूँगा। एमएलए जमील मान जाता है। उधर अजय सान्याल तक एक बहुत बड़ी खबर पहुँचती है। खनानी ब्रदर्स के पास 500 और 1000 के नकली नोट बनाने वाली असली प्लेट पहुंच चुकी है और ये प्लेट उन्हें दुबई से मिली है। और हैरानी की बात यह है कि इसे बेचने में भारत के ही कुछ मंत्री शामिल हैं। इसके साथ ही उन्हें 3 अक्टूबर को होने वाले उस हमले का भी पूरी जानकारी मिल चुकी है जो समुद्र के रास्ते भारत में होने वाला था, चाहे वो गुजरात हो, पंजाब हो या फिर मुंबई। इसी बीच हमजा और मेजर इकबाल को ये हथियार देने के लिए निकलते हैं। रहमान डकैत भी उनके साथ जाने वाला था, लेकिन उसके बेटे को अचानक तेज दर्द उठता है और उसे अपनी पत्नी के साथ अस्पताल जाना पड़ता है। हमजा और मेजर इकबाल के पास पहुंचकर हथियार सौंप देते हैं। हथियार मिलते ही मेजर इकबाल एक खौफनाक बात बताता है। 3 अक्टूबर का अटैक जिस एजेंट ने इंडिया को बताया था, वो अब उनके हाथ आ चुका है। और फिर वो उसी खबर को सामने तड़पा कर मार देता है। इसी बीच हमजा और उजैर मेजर इकबाल को हथियार देने के लिए निकलते हैं। रहमान डकैत भी उनके साथ जाने वाला था, लेकिन उसके बेटे को अचानक तेज दर्द उठता है और उसे अपनी पत्नी के साथ अस्पताल जाना पड़ता है। हमजा और उजैर मेजर इकबाल के पास पहुंचकर हथियार सौंप देते हैं और हथियार मिलते ही मेजर इकबाल एक खौफनाक बात बताता है कि 3 अक्टूबर का अटैक जिस एजेंट ने इंडिया को बताया था, वो अब उनके हाथ आ चुका है और वो उसी खबरी को सामने तड़पा कर मार देता है। हमजा ये सब अपनी आंखों से देख रहा था, पर बेचारा वो कुछ उस समय कर ही नहीं सकता था। उधर रहमान डकैत अस्पताल जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में एसपी चौधरी असलम उसे घेर लेता है। चौधरी असलम लंबे समय से इसी मौके की तलाश में था। वो रहमान के साथ चल रहे लोगों को मार देता है और फिर उसके सामने उसकी बीवी और बच्चे को खड़ा कर देता है। अगर रहमान सरेंडर नहीं करता तो उसकी फैमिली मारी जाती। मजबूरी में रहमान डकैत को सरेंडर करना पड़ता है और सरेंडर होते ही चौधरी असलम उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। ये खबर जब हमज़ा और उजैर तक पहुंचती है तो उन्हें समझ आ जाता है कि अब रहमान का सीधा एनकाउंटर होने वाला है। ऐसे में हमज़ा को उसे किसी भी कीमत पर बचाना था और तभी पता चलता है कि रहमान के बेटे के पेट में दर्द इसलिए हुआ था क्योंकि घर के ही एक बुजुर्ग आदमी ने उसे दवा में कुछ मिलाकर दे दिया था। वो आदमी 40 साल से उनके साथ था, लेकिन कुछ पैसों के लालच में वो बिक चुका था। हमज़ा उसे पकड़कर बुरी तरह पीटता है और उससे सारी की सारी जानकारी निकलवा लेता है। उसी की बताई हुई लोकेशन लियारी टास्क फोर्स ऑफिस पर हमज़ा और उजैर अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच जाते हैं। वहां धावा बोलकर वो सभी पुलिस वालों को उल्टा टांग देते हैं और उनकी हालत का वीडियो बनाकर एसपी चौधरी असलम को भेज देते हैं। वीडियो देखकर चौधरी असलम को मजबूरी में रहमान डकैत को छोड़ना पड़ता है। रहमान मौत के बिल्कुल करीब था। चौधरी असलम आखिरी वार करने वाला ही था, लेकिन ठीक समय पर हमजा की चाल काम आई और रहमान आखिरकार बच गया। कुछ दिन बीतते हैं और सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर अचानक खबर आती है कि 2009 का 26/11 अटैक हो चुका है। ताज होटल पर हमला हुआ है और ये हमला अभी मेजर इकबाल ने ही करवाया था। हथियार वही थे जो वो बलूचिस्तान से लेकर आए थे। हमला करने के बाद वो और उसके लोग एक ही जगह इकट्ठा होकर जश्न मना रहे थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। ये देखकर हमजा हिल जाता है और उसे समझ नहीं आता कि इतना बड़ा हमला आखिरकार हो कैसे गया और उसे इसकी ज़रा भी भनक कैसे नहीं लगी। उसका खून खौल रहा था, गुस्सा उसके अंदर उबल रहा था और उसे एहसास होता है कि उसके सामने एक ऐसा खेल खुल चुका है जहां हर कदम पर धोखा, चाल और खून ही लिखा हुआ है।
हमज़ा का मन तो सच में कर रहा था कि वो उन सबको वहीं ख़त्म कर दे, लेकिन उस्मान भाई ने उसे समझाया कि ऐसा करना मूर्खता होगी। अगर वो पकड़ा गया तो इतने सालों की मेहनत, इतनी प्लानिंग सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नया सेट तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है, ये बात हमज़ा भी जानता था। इसलिए उसने खुद को रोका और कुछ दिनों बाद रहमान डकैत अपनी नई पार्टी की घोषणा करता है। ये देखकर जमील का चेहरा ही उतर गया। उसे समझ आ गया था कि अब उसका वर्चस्व खत्म होने वाला है। अब लियारी पर रहमान डकैत कानूनी तौर पर हुकूमत करने वाला था। उसी डर के बीच हमज़ा ने अपनी चाल चली और उसे पता था कि जमील को कैसे इस्तेमाल करना है। वो अलीना की मदद लेता है और अलीना के ज़रिए जमील को घर पर बुलवाता है। हमज़ा जमील से कहता है कि आज तक तुमने जितने लोगों पर भरोसा किया वो सभी अपनी ही ताकत बढ़ाने में लगे थे। वो रहमान डकैत को मार भी देते तो भी लियारी पर खुद हुकूमत कर लेते। तुम्हें किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करना होगा जो सच में तुम्हारा हो। इसके बाद हमज़ा और जमील हाथ मिला लेते हैं। अब दोस्तों उनका निशाना था रहमान डकैत। लेकिन उससे पहले अलीना और हमज़ा की शादी कराई जाती है। दोनों साथ रहते थे लेकिन शादी नहीं हुई थी। इसलिए शादी बहुत धूमधाम से होती है और शादी में सभी आते हैं। रहमान डकैत, खनानी ब्रदर्स और यहाँ तक कि आईएसआई का चीफ मेजर इकबाल भी। शादी की खुशियों के बीच मेजर इकबाल अपनी आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। सब नशे में धुत थे, ऐसे में हमज़ा उनके पास पहुंचता है। मेजर इकबाल बताता है कि अगला टारगेट 15 अगस्त के आसपास प्लान किया गया है और उन्हें जल्द से जल्द हथियार चाहिए। रहमान डकैत भी हाँ कर देता है क्योंकि वो अभी नशे में था। लेकिन इसी मौके पर हमज़ा एक चुपचाप चाल चलता है। वो 9 अगस्त को हथियार लाने की तारीख फाइनल कर देता है और ये बात किसी को नहीं बताता, ना रहमान डकैत को, ना उजैर को, और सिर्फ़ ये बात उसी को ही मालूम थी। जब वो बात उजैर को बताता है तो उजैर हथियार लेने के लिए बलूच पहुँच जाता है। उधर रहमान डकैत एक पानी सप्लाई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करता है। उसके साथ बस हमज़ा और कुछ आदमी थे। वापस लौटते समय हमज़ा कार चला रहा था और इसी वक्त हमज़ा, जमील और एसपी चौधरी मिलकर बनाए गए प्लान को अंजाम देना चाहते थे। रहमान डकैत को किसी सुनसान जगह ले जाकर ख़त्म कर देना। समस्या बस एक थी, रहमान को उस जगह कैसे ले जाया जाए। लेकिन रास्ते में रहमान और उसके साथ बैठे 2 लोगों को नींद आ जाती है और हमज़ा मौका देखकर रास्ता बदल देता है और कार को सीधे जंगल में ले जाने लगता है और इसी दौरान एसपी चौधरी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच चुका था। लेकिन तभी रहमान को शक होता है। वो देखता है कि हमजा गलत रास्ते पर जा रहा है और रुकने के लिए कहने पर भी वो नहीं रुकता। यहीं से कार के अंदर ही ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और हमजा को लगने लगा था कि वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। इसलिए वो बीच रास्ते में ही कार का एक्सीडेंट करवा देता है। एक्सीडेंट होते ही हमजा तुरंत कार से कूदकर भागता है। ठीक उसी समय एसपी चौधरी अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और गोलाबारी शुरू हो जाती है। इस अफरा-तफरी में रहमान डकैत भी मौका देखकर भाग निकलता है, लेकिन उसके पीछे एसपी चौधरी लगा हुआ था। दोनों के बीच तीखी लड़ाई होती है, तभी सही समय पर हमज़ा वापस आ जाता है, वरना एसपी चौधरी की तो जान ही चली जाती है। हमज़ा रहमान डकैत को बुरी तरह मारता है और एसपी चौधरी उसे गले के पास गोली मार देता है। ये गोली उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे लगभग मरने की हालत में ले जाने के लिए थी, क्योंकि प्लान यही था कि रहमान जिंदा रहे लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो जाए। हमजा रहमान को उठाकर उसकी अधमरी हालत में एक ऑटो पकड़कर अस्पताल ले जाता है, लेकिन दोस्तों अस्पताल पहुंचते ही रहमान यहीं पर दम तोड़ देता है। उजैर भी वहीं पहुंचता है और ऑटो ड्राइवर गवाही देता है कि हमजा ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। इस तरह हमजा पर कोई शक नहीं होता। इसके बाद कहानी हमें 2002 में ले जाती है, जहां अजय सानियल दिखाई देता है। इसी समय प्लान धुरंधर शुरू हुआ था और तभी हमजा को स्नाइपर की तरह चुना गया था। उसका असली नाम जसकीरत सिंह रंगी था, एक ऐसा इंसान जिसे मर भी जाए तो कोई फर्क ना पड़े।
उसकी बैक स्टोरी अभी नहीं दिखाई गई है, लेकिन धुरंधर के दूसरे चैप्टर की रिलीज़ डेट की झलक दिखा दी गई है। 19 मार्च 2026 को इस मूवी का दूसरा चैप्टर रिलीज़ होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी जो कि इतने ज़्यादा सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई थी? और अगर आप इसी तरह की स्नाइपर्स या फिर स्पाई वाली मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगली वीडियो आएगी कल। डेली इस चैनल पर आपको नई से नई वीडियोज़ देखने को मिलेगी, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं कहानी के बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करता हूँ, इसलिए प्लीज़ यार सब्सक्राइब आप पहले ही कर दीजिएगा। तो हाँ, मिलते हैं कल बढ़िया सी थ्रिलर से भरी मूवी में। बाय।